वेलकम बैक जी। बरकत रमज़ान में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। अब हमें बात करनी है एक ऐसा समाजी मसला जो कि ज़ाहिर है जुड़ा हुआ तो दीन से ही है, लेकिन इस मसले के हवाले से समाज में बहुत सारी ऐसी बातें राइज हैं कि जिनकी तस्हीह ज़रूरी है। इस मसले के हवाले से बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनका सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं औरत की कमाई की। औरत कमाने के लिए निकल सकती है या नहीं निकल सकती, इस हवाले से बहुत सारे अवहम पाए जाते हैं। औरत कमाने के लिए निकलेगी तो क्या काम करेगी, वो कमाई किसकी होगी, उस कमाई के ऊपर हक कौन जमा सकता है, कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, कौन कौन से काम नहीं किए जा सकते। इन तमाम मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आप भी शामिल होंगे। फ़ोन कॉल्स आप कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हम अपनी स्क्रीन पर चलाएंगे, उससे आप रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ और अपने सवालात जो हैं वो आप हमारे प्रोग्राम में पूछ सकते हैं ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। और इस हवाले से कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, उसके हवाले से हम आपके सवालों के जवाब देंगे। मर्द और ख़वातीन दोनों सवालों के जवाब ले सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ करवाता हूँ। डॉक्टर तारिक इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तकरीबन 20 साल से दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं और ये रिलीजियस स्कॉलर हैं। इनका जो बेसिक डोमेन है वो इस्लामिक स्टडीज़ है और इनका जो PhD है वो मिस्टिसिज्म और कंपैरेटिव मिस्टिसिज्म पर है। एयर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सर। इनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं जी ज़रफ़शां फ़रहीन साहिबा जो कि मजहबी स्कॉलर हैं और ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे जो मामलात हैं उन पर वो गुफ्तगू करेंगी। सबसे पहले हम स्टूडियो से आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। तारिक इजाज़ साहब, सर ज़रा थोड़ा सा अगर इस मुद्दे को बयान करने की कोशिश करें कि औरत जो है उसका कमाना, ये कमाना हम वैसे तो सुनते आए हैं, जो ज़ाहिर है हम पढ़ते हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो कमाती भी थी और उनका जो मामला था वो अपनी एक इंटरनेशनल बिजनेस चला रही थी उस हवाले से उस ज़माने में, और वो उस कंपनी को लीड भी करती थी। उसकी फाउंडर कह लें या बानी कह लें या बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव कह लें उसकी, या चेयरमैन कह लें, जो आज के जो राइज हमारे इस्तिलाहात हैं उसके हवाले से। तो हमने पढ़ तो लिया कि ये मामला चल रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे जब शादी हुई, उम्महातुल मोमिनीन में वो सबसे पहले शामिल होती हैं। फिर हम बिगड़ कहाँ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अवैस साहब, जो बातें आप फरमा रहे हैं हकीकत तो यही है कि अगर हम इस्लाम से पहले का नक्शा देखें, न सिर्फ अरब का बल्कि जब से एक इंसानियत का आगाज़ हुआ तो मज़ाहिब के यहाँ भी एक औरत का जो रुतबा और मर्तबा था उसके अंदर इबहाम पाए जाते थे। मसलन ईसाइयत के अंदर जो है ना वो जन्नत से खुरूज का ज़िम्मेदार हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा की तरफ से की वजह से, हाँ बिल्कुल, गुनाह का जो ज़िम्मेदार, तभी वो एडम्स एप्पल जो कहते हैं ना वो यहाँ पर कि ये फंस गया है। बिल्कुल। इसी तरह से अगर ग्रीक सोसाइटी का देखें, रोमन का देखें, फिर पर्शियंस का, और उसके बाद जो अरब सोसाइटी थी, तो एक जब से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो औरत के हवाले से मर्द का एक नुक्ता नज़र जो है वो बड़ा डिफरेंट रहा। यानी अरिस्टोटल जिसको दुनिया बड़े फ़लसफ़ी के तौर पर मानती है तो वो ख़वातीन के बारे में उसका ख्याल यह है कि दे आर द डिस्टॉर्टेड इमेज ऑफ मैन। ये एक जो है वो बिगड़ी हुई शक्लें हैं मर्दों की। हालांकि अरस्तु है, हालांकि उस सोसाइटी के अंदर भी अवैस साहब जब जिस घर के अंदर बच्ची पैदा होती थी तो घर के बाहर जो है वो वाइट खुश्क कॉटन जो है वो डिस्प्ले किया जाता था। दैट वाज अ सिंबल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा। और उसी सोसाइटी के अंदर जब बच्चा पैदा होता तो लड़का पैदा होता, खूबसूरत सुर्ख रंग के गुलाब के फूलों को बाहर से डेकोरेट किया जाता था। तो ये ट्रेडिशन अरब के अंदर भी थी। और फिर जैसे आपने कहा कि फिर जब अरब के मामलात के अंदर हम देखते हैं तो ख़वातीन की ओवरऑल कंडीशन ऐसे ही थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि इस्लाम से पहले भी एक बड़ी ही मुतमद्दन और बड़ी ही सिविलाइज्ड खातून भी थी और साथ अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस भी था। बिल्कुल। लेकिन बात तो यह है कि वो तो इस्लाम से पहले का था उनके पास, तो हम तो बात कर रहे हैं कि इस्लाम ने ख़वातीन को क्या दिया। तो ये इमेज जिस तरह से था कि ख़वातीन का वो रोल जो सोसाइटी के अंदर होना चाहिए था, दीगर मज़ाहिब और कल्चर जो सिविलाइजेशंस के अंदर वो नहीं था।
दोनों तरफ इफरात और तफरीत का शिकार थी ख़वातीन। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को इतना खूबसूरत बैलेंस्ड किस्म का रोल दिया, अपनी ड्यूटीज़ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी, और इन दोनों को गाड़ी के दो पहियों की मानद जो है वो करार दिया है कि अगर ये ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी तो दोनों सही मानों में एक दूसरे के साथ मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, मॉरली और हर एतबार से अगर वो अलाइन करेंगे तो सही ये सफ़र जो है वो ज़िंदगी का गुजरेगा। हाँ, वरना नहीं चल ही नहीं सकता। अब बात यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, जिन सवालात को आपने अपने इंट्रो में उठाया है कि आया कि ख़वातीन बच्चियां हमारी वो जॉब कर सकती हैं, नहीं कर सकती, कौन सी नौकरी कर सकती हैं, कौन सी नहीं कर सकती, उनकी कमाई के ऊपर जो है वो किसका हिस्सा है, खावन उसका हक ले सकता है या वालिदैन ले सकते हैं। तो इस हवाले से इस्लाम की तालीमात बिल्कुल 100% क्लियर हैं, विदाउट एनी डाउट। हाँ, डाउट हमारी सोसाइटी में है चूँकि हमने इस्लाम को लोकलाइज़ किया है, अपने जो लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस और जो समाजी रिवायात हैं हमने उनको इन्फोर्स करना चाहते हैं और हम उसके ज़रिए से गलतफहमी ये इस्लाम के साथ अटैच कर देते हैं, हालांकि इस्लाम ने कुल्लियत ज़हनों की खराबी है, ये हमारे जहनों की खराबी है और हमारे लोकल कल्चरल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर हो सकता है, और इस तरह से हमारी अपनी सो कॉल जो हमने अपने एक ख्यालात अपने दिल के अंदर जो जहनों के अंदर डाले हुए हैं ख़वातीन के मुतालिक, वो हो सकते हैं। लेकिन इस्लाम की पोजीशन ख़वातीन के हवाले से इतनी क्लियर है कि इस्लाम ने सूरह निसा तो पूरी की पूरी सूरह मुबारक ही औरतों के हवाले से मामलात के पे उनके उतरी है, और उसी सूरह की ये जो आया मुबारक है जिसमें अल्लाह ने क्लियर ने फरमाया कि लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा मक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा मक्तसबना, जो मर्द कमाएंगे वो उनका हिस्सा है और जो औरतें कमाएंगी उनका हिस्सा है। औरतों को हक मिल्कियत, जो ऑनरशिप, जो राइट ऑफ ऑनरशिप है। आयत की जरा तशरीह थोड़ी सी मैं चाहूंगा, जो मर्द कमाएंगे वो उनका हिस्सा, मतलब यानी जो अब सोसाइटी के अंदर तो उसका तो हिस्सा उसकी दूसरों को देगा ना, मतलब वो अपनी वालिदा को, अपनी बीवी को। उस रेफरेंस से तो जो है वो डेफिनेटली जब हम बात करते हैं कि किफालत की, तो वो फिर मर्द जो कमाएगा तो उसके अंदर कौन कौन से लोग शरीक होंगे वो भी शरीयत ने बता दिया। उसके अंदर जो है वो जो औरत है, उसकी ज़ौजा है, उसके बच्चे हैं जो उसके अंडर जो रह रहे हैं, वो सारी की सारी शरीयत इस्लामिया की तरफ से वो जिम्मेदारी मर्द के ऊपर किफालत की जिम्मेदारी होगी। वो मर्द अपनी फैमिली के रोजगार, अपना उसकी नफका का, तरबियत का, तालीम का, इलाज का, मामलात का, जुमला जितनी ज़रूरियात होंगी वो अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि उसमें से अपनी जो उसकी ऑनरशिप है उसमें से उनके लिए जो वो हक अदा करेगा। जबकि औरत अगर ये सेम रोल उसको मिलता है, वो सोसाइटी के अंदर अर्निंग पोजीशन के अंदर है, अल्लाह ताला ने उसको इससे कुल्लियतन एग्जेम्प्ट किया है, बरियो ज़िम्मा करार दिया है। अगर वो कमाती है वो उसकी सोल ऑनर है, घर का खावंद, कोई भी शख्स उससे जो है वो उसकी एक पाई से भी मुतालिक पूछ भी नहीं सकता और ये इस चीज़ पे इसरार भी नहीं कर सकता कि आया कि आप जो है वो घर की ज़रूरियात के अंदर आप शेयर होल्डर बनेंगी और इक्वली हम उसको चलाएंगे। हाँ, चूँकि हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी बहुत सारी बच्चियां, ख़वातीन, माएँ, बहनें जो बरसरे रोज़गार हैं, जो काम करती हैं, वो अल्लाह की तरफ से ये समझा जाए कि उनकी तरफ से अपने फैमिली लाइफ पार्टनर के साथ एक हुस्न सलूक है। हुस्न सलूक हम जनरॉसिटी को कहते हैं, एहसान कर दिया है, जो वो मामलात घर के चलाने के लिए अगर वो जॉब कर रही है, कहीं काम काज कर रही है, तो उसमें से अगर वो शेयर करती है, वो बच्चों पे खर्च करती है, वो खाविंद को उसमें से हिस्सा देती है, तो ये उसको उसका दोहरा अजर जो है वो नसीब होगा। वो काम कर रही है जिसको मुकल्लफ शरीयत इस्लामिया ने उसको, तो जिम्मेदारी सारी मेरी हुई, मतलब मर्द की हुई। ये देखें, ये अब वो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं वो तो इस चीज़ से मुझे आज़ाद करना चाह रही हैं कि मैं आसानी में आ जाऊं, लेकिन जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है वो मुझे पूरी करनी है। अच्छा, अब एक और मसला आता है यहाँ पर, वो ये कि चलें ठीक है भाई, कमाई तो उस औरत की जो भी होगी वो ही रखेगी और जैसे चाहे कि खर्च करेगी। अगर वो चाहे घर पर खर्च करना ठीक है, ना चाहे तो वो जिस तरह चाहे खर्च कर ले, लेकिन इजाज़त तो उसे मुझसे लेनी पड़ेगी ना। जी बिल्कुल। ये क्यों है भाई? ये देखें, एक फैमिली जो है वो, लेकिन इजाजत का मामला जो है वो, क्योंकि फिर मैं तो उसके ऊपर अपना प्रेशर और अपनी इजारादारी कायम कर लूंगा, तो ये तो प्रॉब्लम है। जी बस ये देखें ना, वैसा अगर वो इजाज़त खावंद इस चीज़ की नहीं देता, इसका मतलब है कि उसने कुरान और सुन्नत की तालीमात का मुताला नहीं किया। इजाज़त इन ख़वातीन को काम करने की न सिर्फ
इस्लाम ने अता की, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना अक़दस के अंदर, फिर आपके बाद जो खुलफ़ाए राशिदीन का जो मुबारक दौर है, जिसको हम आइडियल दौर कहते हैं, बिल्कुल, जिसके अंदर जो है वो प्रॉपर एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लाम हुई, इस्लाम अरब से निकलकर अरजम तक भी फैला। हमें तो वहाँ पे नज़र आता है कि अगर ख़वातीन के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो डिज़र्व करती हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन वो है, वो किसी भी पोजीशन के ऊपर सर्व करने की उनके अंदर अहलियत और सलाहियत है, तो उनको उस जॉब के लिए वहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो ये इजाज़त अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने और खुलफ़ाए राशिदीन ने दे दी। तो फिर मेरी इजाज़त फिर कहाँ आई? मैं यही कह रहा हूँ कि जब शरीयत ने एक इजाज़त दे दी है, हाँ, इस चीज़ की ये चीज़ ज़रूरी है कि चूँकि उसकी जो प्राइमरी जॉब और प्राइमरी ड्यूटी, जिस तरह से जो है वो काम की डिवीज़न जो इस्लाम ने जो है वो की है, मर्द और औरत की दोनों जिम्मेदारियों को तकसीम किया है, आइडियल उसके लिए, चूँकि उसको तमाम इन जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया है, आइडियल उसके लिए ये है कि वो अपने खावंद के बच्चों की तालीम और तरबियत का एहतमाम करे, और खावंद उसके लिए हर तरह के जितने भी नान और नफ़क़ा का एहतमाम है वो करे। लेकिन अगर वो करती है और खावंद को इस मामले में कतन अगर वो इजाज़त नहीं देता, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें ग़ज़वा उहद के मौका पर अब ये इस्लामी रियासत कायम हो चुकी है। ये बात हमारे नाजरीन को ज़हन में रखनी चाहिए कि ये मदीना तैयबा की बात है, ग़ज़वा उहद जहाँ पे हुआ, बाकी ग़ज़वात हुए तो एक इस्लामी रियासत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रियासत के सरबराह हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, और इस दौरान में एक जो है वो जंग होती है ग़ज़वा उहद की, जिसके अंदर मेल मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, और जो ख़वातीन थी, अज़वाज मुतहरात, इवन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला, दीगर अज़वाज जो है वो कई ने 7 जंगों के अंदर जो है वो शरीक होकर जो कुछ वो कर सकती थी उन्होंने अपना रोल जो प्ले किया है। तो इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कंडीशंस के अंदर जहां पे उनकी जरूरत थी तो उनको अलाउ किया और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि एक औरत को अपने खावन से जो वो इजाज़त लेती है, उसकी दीन ने कोई ज़रूरत नहीं रखी हुई है कि दीन कह रहा है कि आप इजाज़त लें, जब वो कहेगा हाँ तो फिर हाँ, वरना नहीं, और अगर वो खुद करना चाहे, अगर उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी है तो वो करना चाहे तो वो कर सकती है। जी हाँ, देखें, चूँकि ऑफकोर्स जब रहना दोनों ने एक ही छतरी के नीचे है, तो अखलाकी तौर पे मॉरली ये ख़वातीन की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक अपने घर के फैमिली यूनिट का अगर चलाना है तो वहाँ पे जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, वरना अगर इस परमिशन के बगैर अगर एक औरत घर से निकलती है और उसकी बेस के ऊपर एक घर का घरेलू सिस्टम तबाह बर्बाद होता है, तो वो ज़्यादा बड़ी तबाही है बजाय इसके कि एक औरत जो है वो काम काज के लिए जब निकल जाए, लेकिन उसके खावंद की जो है वो एक तरफ से उसका रोल ये है, दूसरी तरफ से एक देखा जाए तो जब औरत के ख़वातीन के हुकूक की जब बात की गई है, तो जहाँ पर जब वो रिश्ता इज़्दिवाज में जब मुंसलिक होती है तो उस सूरत में फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शरीयत ने थोड़ी डिफाइन भी की है, और उसके लिए ये करार दिया गया वो पूरी कर रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर रही है, और उसके लिए इताअत जो है वो खावंद की जो है वो ओबीडियंस जो है वो उसको अल्लाह ताला ने जो उसके लिए फर्ज जो है वो करार दिया। अगर वो बिल फर्ज जो है वो खावंद वो कहता है कि मैंने ये सारी जिम्मेदारियां मैंने खुद अपने जिम्मे ली हैं और आपको हर चीज से जो है वो बरी जिम्मा कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल, तो किसी तरह का कोई तंगी मामलात के अंदर नहीं है, तो बिल्कुल खवातीन अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो काम नहीं करेगी ना, बिल्कुल, वो अपनी क्रिएटिव जो उसकी एक डायमेंशन है उसको फुलफिल करने के लिए भी काम कर सकती है। तो अगर वो शौहर कहता है कि जी मैंने तो आपको हीरे जवाहरात में तोल दिया है, तो भी वो काम करना चाहे तो कर सकती है ना, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन यही चीज़ है कि इसमें एहसन तरीकाकार यही है कि जहाँ पे जो है वो रिजेंटमेंट का मामला ना आए, आपस में खुश उसलूबी से मामलात को जिस हद तक भी तय किया जाए ताकि दोनों जो महाज पे जो है वो गाड़ी के दोनों पे ये जो है वो अच्छे से कौन सा जवाब ऐसा आ जाता है कि जिससे वो कहे कि नहीं जी इजाजत नहीं दे रहा मैं आपको। देखिए ऐसी तो मर्द फिर अपनी मर्दानगी वाला भी तो हमारा मामला होता है ना, हम बड़े ईगो वाले लोग होते हैं, हम खामोखा की बदमाशियां भी बड़ी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए उसमें कोई ऐसी तो कोई रीजन हमें नजर नहीं आती कि अगर मर्द जो है वो किसी चीज पे, हाँ इस चीज के ऊपर जरूर है कि अगर वो कोई ऐसा काम है जो गैर शरई है जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता, वो डिबेट है, सही, बिल्कुल, उसको तो वो इसरार करती है, और ऐसी चीजों के अंदर जहाँ पे उसका खाबन वो फील करता है उसकी अहलिया या उसकी जो खवातीन खाना है वो इनसिक्योर फील करेंगी, वो उनको इस चीज से प्रिजर्व करता है, फिर वो अगर अलाउ नहीं करता तो उनको अपने गैर शरई काम तो ठीक है, वो तो ममनू है, वैसे ही दीन की तरफ से ममनू है ना, वो ममनू है, उसमें भी शौहर
की इजाजत की बात नहीं है, उसको तो अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी। जी हाँ, बिल्कुल। ये कंडीशन कौन सी आ जाती है कि जिसमें शौहर ही इजाजत ना दे? वो क्या कंडीशन हो सकती है? मैं उस चीज को समझने की, मैं ये एक्सप्लेन करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऐसे तमाम उमूर जो है वो, जो अगर तो नंबर 1 तो गैर शरई उमूर हैं, जहाँ पे जो वो इसरार करे तो वो तो कतन शरीयत की तरफ से इजाजत नहीं है और खावंद भी इजाजत नहीं दे सकता। और दूसरी चीज फिर वो औरत का वो रोल जो है, क्योंकि वो घर के एक फैमिली यूनिट की सतह पे भी वो एक सर्व कर रही है, अगर उस चीज के अंदर वो एक जायज काम है, उसके लिए फर्ज नहीं है। देखिए, औरत का घर से बाहर निकलना वो जायज है, मुबाह है, मुस्तहब है, फर्ज नहीं है। हाँ, ऐसी चीज जो हुजूर ने फरमाया ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अगर वो खावंद जो है वो अगर वो ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो उसके जिम्मे फर्ज है, फिर अगर वो इजाजत ना दे तो उसकी इजाजत के बगैर, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फिर उसकी इजाजत के बगैर भी उसने जो है वो अल्लाह रसूल के अहकामात की पाबंदी करनी है। खावंद के इस पर हम जो है वो हमारी जो स्कॉलर है हमारे साथ जनाब मोहतरमा कंवल कैसर साहिबा, उनसे भी बात करते हैं। अगर वो ज्वाइन कर चुकी हैं तो हम उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कंवल साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर कंवल कैसर साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। जी डॉक्टर साहिबा, बात हो रही है कि औरत अगर काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है तो शौहर कौन सी सूरत ऐसी है कि जिसमें उसको इजाजत ना दे तो चल जाएगा, वरना तो ये इजाजत उसे दीन ने दी हुई है, ये इजाजत उसे अल्लाह ताला ने दी हुई है, ये इजाजत उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हुई है, तो फिर शौहर कैसे रोक सकता है? एक्चुअली पता है, ये बात जो आपने की है ना, ये इसको समझाने के लिए ना मुझे अगर आप पूछे तो सबसे पहले अपनी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करना होगा, मर्द को भी औरत को भी, और खास तौर पे औरत को अंडरस्टैंड करना होगा। क्योंकि जब हम ये शॉर्टकट क्वेश्चन के तौर पे पूछते हैं ना तो हमें ये बात नहीं समझ आती। अब देखिए, औरत की मेन जो जॉब डिस्क्रिप्शन है दैट इज विद इन द होम बाउंड्री, कि वो अपनी फैमिली यूनिट को स्ट्रांग बनाए। हमारे एक्चुअली कल्चर्स में इस वक्त जो मसला है वो ये है कि औरत के इस रोल को ना बहुत अंडरमाइन कर दिया गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ये रोल अंडरमाइन हो गया। अच्छा, मैं चाहूंगा एक छोटा सा वक्फा हम ले लें, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं तो फिर जरा डिटेल में इस चीज़ के पर नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है बरकत रमज़ान। जी, औरत की कमाई के हवाले से बात हो रही है बरकत रमज़ान में। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर तारिक इजाज़ और डॉक्टर कंवल कैसर साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे पूछ रहा था कि जो रोल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो तो हम जानते हैं कि जो ख़वातीन की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अपने बच्चों को पालना, उनकी तरबियत करना, एक नस्ल की नशोनुमा करना, और मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाहर जाता है, कमाता है और अपनी फैमिली की परवरिश करता है। लेकिन अगर एक औरत जो कि बाहर जाकर काम करना चाह रही है, चाहे वो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, और अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी वो पूरी कर रही है, तो फिर ये मामला क्या इजाजत के साथ मशरूत है? देखिए, इसमें वही बात मैं दोबारा कहूंगी कि लेकिन जो है ना वो बहुत छोटा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता ना। हमने इस लेकिन को बहुत बड़ा बना दिया हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि औरत अगर अपने रोल को समझती है ना तो वो फिर अल्लाह ताला के अहकामात को भी समझती है। उसको ये भी पता है कि शरीयत की पाबंदी उस पर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको ये पता है कि अगर मैंने बाहर निकलना है तो फिर दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स उसमें आते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि अल्लाह का हुक्म मानना, कि मैंने जब बाहर निकलना है तो मुझे शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा करना होगा। ये तो इट गोज़ विदाउट सेइंग ना, ये तो है, ठीक है, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जाहिर है कि वो शरीयत के तकाज़ों की पाबंदी करेगी, ठीक है, बात पे भी यही रूल है। दूसरी बात आ जाती है शौहर, दूसरा आ जाता है फैक्टर शौहर। तो जो आम तरीके से देखें, बात समझने की जरूरत है कि जो मर्द और औरत होते हैं ना, उनकी आपस की हार्मनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। जैसे एक औरत एक्सपेक्ट करती है कि जी मर्द उसकी बात समझे, तो इसी तरह एक औरत जो कि बहुत क्रिएटिव है और बहुत टैलेंटेड है और उसके बहुत पोटेंशियल है और वो काम करना चाहती है, तो उसको भी अपने मर्द की बात को और उसकी पूरी ज़हनियत को और सारे मसलों को समझना है। जैसे कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो बहुत टैलेंटेड होती हैं, वो कोई काम करना चाह रही होती हैं और हस्बैंड इजाज़त नहीं दे रहे होते, और उनसे फिर आप देखें पूरी एक चेकलिस्ट पूछे ना, मसलन ये कि क्या आपका वो खर्चा देते हैं,
क्या आपको वो सारी चीजें पूरी कर रहे हैं, वो चेकलिस्ट बिल्कुल ठीक है, सारी चीजें भी पूरी कर रहे हैं और आपको अदरवाइज ग्रोथ का भी मौका दे रहे हैं। आप अच्छी तरह खाएं पिए रहें और कहीं आप पे ऐसा पाबंदियां नहीं है, और साथ आपको वो बस ये कहते हैं कि आप नौकरी ना करें। तो फिर औरत को क्या करना चाहिए? औरत को उस शख्स की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उसने उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, उसके साथ बच्चे हैं और वो उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पूरा दे रहा है। अच्छा, फिर एक और तरह की नौकरी फिर एक स्पेसिफिक चीज हो जाती है ना, कोई बिजनेस करना चाहे, कोई अपना और क्रिएटिव काम करना चाहे, हम उसको ये क्यों कह रहे हैं कि जब ये कहेगा तो तुम कर सकती हो वरना नहीं कर सकती, जबकि दीन ने उसे इजाजत दी हुई है। अच्छा, मैं वैसे सब आपसे एक सिंपल सी बात पूछूंगी, अगर आप टीवी चैनल पे काम करें, अगर आपके सीईओ आपको कह देंगे कि ये करना है, ये नहीं करना, इस गेस्ट को नहीं बुलाना, इसको बुलाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो सीईओ है ना, तो फिर उसकी बात मुझे माननी पड़ेगी। तो बस एग्जैक्टली तो मर्द को अल्लाह ताला ने घर का सीईओ बनाया है, और अगर वो जायज बात कह रहा है, शरीयत के दायरे के मुताबिक कह रहा है, और उस औरत की कंफर्ट के मुताबिक अपने घर के हालात को समझते हुए कोई बात बता रहा है, तो फिर एक औरत को भी उसकी बात को मान लेना चाहिए। और इसका फैसला कौन करेगा कि ये जो मर्द ने इजाजत देकर या ना देकर सही या गलत फैसला किया है? ये तो वो मर्द और औरत ही फैसला करेंगे ना, या कोई थर्ड पर्सन करेगा? वो जो पहली बात मैंने की थी ना, कि अगर वो औरत समझती है ना अल्लाह ताला के अहकामात को, उसको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती है, उसको खुद समझ आ जाती है। अभी तक मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि उसे ही समझना है, मर्द को समझ आने की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, मर्द को भी तो समझना है ना। मर्द को तो 100% समझना है, मर्द को ही समझना है, और इवन जो हम उस खातून को समझाने पर तुले हुए हैं। अभी मसला ये है कि हमने इजाजत उस मर्द से मशरूत तो कर दी, अब वो मर्द कहता है नहीं जी मुझे तो नहीं पसंद है, मैं नहीं करने दे रहा, कोई उसकी कोई माकूल वजह फॉर एग्जाम्पल नहीं सामने आ रही। बहुत मर्तबा इस तरह भी मर्दों में मामलात होते हैं ना भाई, मर्द माशाल्लाह हम सबको पता है मर्दों का दिमाग बड़ा अच्छा होता है और वो बेजा भी पाबंदियां लगा देते हैं। तो फिर हम क्या ऐसी सूरत हाल में उस औरत के पास रास्ता छोड़ते हैं कि जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो काम कर सकती है, करना चाहती है, और उसके काम की फॉर एग्जांपल चले हम सिनेरियो ले लेते हैं ना, एक खातून है जिसने मेडिकल साइंस, वो खवातीन की डॉक्टर बनी, उसकी शादी हुई, मर्द ने कहा नहीं जी ना पढ़ो ना तुम काम करो। अच्छा देखिए, ये जो आप सिनेरियो ले रहे हैं ना, ये आपने मेरी फील्ड से रिलेटेड ले लिया ना, आपने कहा कि मुझे ही आप दुखी करेंगे ताकि मैं आपको सही जवाब दूं। बात ये कि मेडिकल साइंसेज की फील्ड जो है ना, ये वो फील्ड है जिसमें एक औरत की हमें वैसे जरूरत भी है, डिपेंड करता है ना। अब वो जो भी मेडिकल साइंसेज उसने पढ़ी हुई है, डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं होता वैसे जनरली, अगर हम इस तरह की फील्ड की बात कर लें। और फिर ये कि डॉक्टर्स की हमें जरूरत भी होती है, लेकिन आपको पता है कि मेडिकल प्रोफेशन जो होता है वो एक्सट्रीमली डिमांडिंग भी होता है, बिल्कुल एक्सट्रीमली डिमांडिंग होता है। और कभी कभी ऐसे मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा अपने इर्द के, ऐसी खवातीन होती हैं जिन्होंने मेडिसिन पढ़ी हुई होती है, लेकिन क्योंकि घर में मसलन बच्चे संभालने वाला कोई नहीं है, या ये कि और कोई ऐसी वजह आ जाती है जिसकी वजह से वो हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तुम अभी जॉब ना करो, और वो अपने मेडिकल प्रोफेशन से पीछे रह जाती हैं। आइडियली ये होना चाहिए कि जब ऐसी कोई प्रोफेशनल लड़की के साथ कोई मर्द शादी करता है तो उसको भी सोच समझ के शादी करनी चाहिए कि एक डॉक्टर को घर बिठाना जायज़ नहीं होगा। लेकिन ये कि एक लड़की जैसे फॉर एग्जांपल उसने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, और वो कोई ऐसा बिजनेस कर सकती है जो कि घर से उसकी घर की बाउंड्री अफेक्ट ना हो, या ये कि घर रह के भी वो कोई ऑनलाइन, आजकल तो देखिए ऑनलाइन मर्द घर पे ऑफिस, उसने अपना ऑफिस बना लिया भाई, वो मिसाल बिल्कुल वो कर लिया ना, तो वो इस तरह की चीज, यानी कि उसको ये फिर समझ के शादी करनी चाहिए कि जी मैं इसके साथ कितना इस चीज को शादी से पहले डिस्कस होने वाला मामला है, दोनों मर्द और औरत डिस्कस कर लें फिर उसके बाद शादी करेंगे। आपने बड़ा वैलिड एक सही पॉइंट दिया है जी। हाँ, लेकिन मैंने ये ज्यादातर देखा है कि जैसे जो इतनी प्रोफेशनल लड़कियां होती हैं ना, उनकी फैमिलीज डिस्कस करती हैं। हाँ, ये जरूरी है डिस्कस करना। और उस टाइम पे बहुत जिसे कहते हैं बहुत एक जिसे कहते हैं ना बड़ी फराख दिली से कहा जाता है जी हम क्यों रोकेंगे, लेकिन बाद में दो सिचुएशंस आती हैं। या तो ये हो जाता है कि प्रैक्टिकली कोई ऐसा मसला आ जाता है कि वो नहीं वो कर पाती हूँ। हमारे साथ एक कॉलर भी है जी, कौन है हमारे साथ? सॉरी बताइए जी, नाम बताइए दोबारा। सना हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल मुझे आवाज़ आ रही है। मेरा सवाल ये है कि औरत के लिए बेहतरीन पेशा कौन सा है, और अगर बेहतरीन पेशा चाहती है तो ओके, बेहतरीन पेशा कौन सा है भाई औरत के लिए? ये पहले मैं डॉक्टर कंवल से पूछता हूँ फिर आपसे पूछूंगा जी। डॉक्टर कंवल, बेहतरीन पेशा क्या है औरत के लिए?
औरत के लिए बेहतरीन पेशा जो है ना वो ये है कि अगर उसने बाकी पढ़ना है, पहले तो अपने वो पोटेंशियल को देखे और ऐसे प्रोफेशन को चूज करे जहां हमें खवातीन की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोफेशन है, वो औरत के लिए सेंस में बेहतरीन है, या नर्सिंग प्रोफेशन है कि हमें, मैं बीइंग फीमेल मैं भी चाहती हूँ कि मैं फीमेल के पास जाऊँ, ठीक है, तो मेरे लिए बेहतरीन प्रोफेशन ये है। इसी तरह मैंने देखा है कि खवातीन जो है ना वो एजुकेशनिस्ट बहुत अच्छी होती हैं, यानी जब वो पढ़ा रही होती है ना, तो क्योंकि एक वो सॉफ्टनेस, एक कंपैशन चाहिए होती है टीचर की, तो वो खवातीन में बहुत ज्यादा नजर आती है जो मर्दों में अक्सर लैकिंग होती है। तो ये एक मुझे बहुत बेहतरीन प्रोफेशन जो है वो लगता है कि खवातीन जो है वो टीचिंग में आए, वो उनके लिए आसान भी हो जाता है अपनी फैमिली लाइफ के साथ कैरी करना। मेडिकल प्रोफेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बाकी ये कि देखें, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, आजकल तो इतनी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। आप फैशन सेंस अच्छी रखते हैं, आप उसको कैरी करना चाहते हैं, डिजाइनर कोई भी चीज जो, वही बात है, डिजाइनर बन सकते हैं। तो जो भी चीज आपको लगता है कि आप अपनी मतलब फैमिली लाइफ के साथ कैरी कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। और 100% वही बात बार बार आती है कि शरीयत के दायरे के अंदर हो। वो तो मर्द के लिए भी है ना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर तारिक साहब। कौन सा पेशा बेहतरीन है? देखिए जी, ये कोई फिक्स नहीं है कि कोई एक ख़ास पेशा ही बड़ा अफजल है और दूसरा उससे कमतर है। डिपेंड करता है कि उस सोसाइटी की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कहाँ पे जो है वो हमें वहाँ पे स्पेस चाहिए जहाँ पे उनकी ख़वातीन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उनको डेफिनेटली आना चाहिए। हम देखें इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर ख़वातीन ने डिफेंस जो ऑर्गेनाइजेशन थी या डिफेंस पर्सपेक्टिव से जिनकी कैपेबिलिटीज़ वो थी वहाँ पे सर्व किया। हज़रत शिफा बिनते अब्दुल्ला अल-अदविया, जिनको हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए अकाउंटेबिलिटी का जज और मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। इससे एक ये बड़ा आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब उनको मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया होगा तो इसका मतलब यह है कि उनका एक्सपीरियंस होगा इस चीज में। जी हाँ, उन्होंने और उनकी सलाहियतों के वो बड़ी मोतरिफ मतलब थे, उन्होंने उनके अंदर जो विजडम थी, जो मामलात को हैंडल करने की, और उनका अपना एक पर्सनल जो ऑरा था, इस बेसिस के ऊपर शी डिजर्व टू बी अपॉइंटेड। यानी उन्होंने मार्केट में बिजनेस किया होगा पहले, डेफिनेटली, और उन्होंने उस मार्केट के साथ डीलिंग भी की होगी, बिल्कुल उन मामलात को देखा, मैनेजमेंट भी की होगी। जी हाँ, हर तरह के जब आपको देखें, तो उन्होंने जब आपको एक मार्केट एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे आजकल अगर हम देखें प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं जिनका डायरेक्ट जो है वो मार्केट से लिंक होता है, तो वहां पे जो है वो ये जेंडर बेस्ड वो नहीं होगा। वो डिपेंड ये करेगा कि आपके अंदर जो क्या कैपेबिलिटीज हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उम्मे कुलसूम बिनत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको एक डिप्लोमेट और एम्बेसडर बनाकर जो वो क्वीन जो थी रोमन क्वीन उसके पास भेजा था और 7 गिफ्ट्स देकर भेजे थे। जब वहां पे उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि ये अरब की शहजादियां हैं। जी जी बिल्कुल, वो डिप्लोमेट्स के तो सफर भी किया होगा, सफर किया है, डेफिनेटली किया है, तो इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। एज सच मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चियों को, खवातीन को हर फील्ड के अंदर जिस जगह पे उनका बेंट ऑफ माइंड सजेस्ट करे। एक कॉलर है हमारे साथ, किरण साहिबा, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल अवैध ये है कि हमें बताएं कि क्या वालिदैन अपनी बेटियों से उनकी कमाई का सवाल कर सकते हैं उनसे क्या? बड़ा ही टेक्निकल सवाल है भाई। कमल साहिबा और तारिक साहब, आप दोनों से मैं जवाब चाहूँगा कि वालिदैन क्या अपनी बेटियों से कमाई का सवाल कर सकते हैं? कमल साहब, इसमें भी वही बात है कि देखिए ओवरऑल तो यही बात है कि अगर एक लड़की कमा रही है और उसको नजर आता है कि जी उसके वालिदैन जो हैं वो उनको ज़रूरत है, तो वो ज़रूर उनको मदद कर सकती है। हमारे यहाँ पे मसला सिर्फ ये आ जाता है कि जब उसकी शादी हो गई है तो हस्बैंड समझता है कि जी उसका राइट है उसके ऊपर ना, सारे के ऊपर, और वो यूजुअली हम लड़की को उसके मैके से डिटैच कर देते हैं। तो इसमें यह है कि कमाई अगर 100% अपने वालिदैन को दे रही है, अपने भाई बहनों को दे रही है, तो कोई पाबंदी तो नहीं है ना उस औरत पर? नहीं है और म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, हस्बैंड को कॉन्फिडेंस के साथ एंगेज करके करना चाहिए। जैसे वो अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है, ये भी अपने वालिदैन की खिदमत कर सकती है। बिल्कुल सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें देखें, अगर जब हम ख़वातीन की कमाई की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड में जो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव लाजमी रखना होगा। अगर हम प्योरली उन फाउंडेशंस के ऊपर बात करें जो एक वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट है, तो उसमें तो फिर बहुत सारी जो इक्वालिटी और फ्रीडम और एमेंसिपेशन की जो बातें हुई हैं, तो उसमें अगर यूएनओ की रिपोर्ट अगर हम पढ़ लें अवैध साहब, तो उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि ये दुनिया की हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़वातीन पर मुश्तमिल है, जो अपनी ओवरऑल टाइमिंग का
2/3 जो है वो अपनी वर्क को देती हैं, लेकिन उनकी जो अर्निंग है वो 1/10 होती है, और उनका जो एसेट्स हैं वो भी जो है वो लेस देन 100 टाइम जो है वो उससे कम तर होते हैं। ये ओवरऑल यूएन की रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड जो उन्होंने किया है। तो हमें उस एंगल से जब हम इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखें तो हम हर सूरत में उस अफेक्शन को, प्यार को, मोहब्बत को, अदब को, वालिदैन के साथ जो एक औलाद का ताल्लुक है, उन चीज़ों को हम एक साइड पे रख के हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा ही है। वरना देखें जहां पे अल्लाह ताला ने बच्ची को ये आज़ादी दी है शरीयत इस्लामिया ने कि वो अपनी चॉइस जो है वो अपनी शादी के लिए वो फ्री है, टोटल फ्री है, वो उसके वालिदैन उसको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन अखलाकी तौर पे अगर वो वालिदैन के म्यूचुअली उनके साथ वो रहती है तो डेफिनेटली कल किसी भी मुश्किल सूरत हाल के अंदर पूरे के पूरे इसकी सपोर्ट अपनी फैमिली की शक्ल में मौजूद होती है। क्या कोई प्रोफेशन ऐसा है जो स्पेसिफिकली मना किया गया हो खवातीन को कि वो ये काम ना करें, डॉक्टर कमल? हाँ, प्रोफेशन देखें हर लेवल पे औरत काम कर सकती है, लेकिन जहाँ पर टोटल मेंस फील्ड है और जहाँ पे स्पेशली उसको इस तरह की मुश्किलात हैं कि अगर उसको निकाल भी दिया जाए और वो उसके बगैर भी वो काम चल सकता है, तो दैट इज देन एरिया जहाँ पे उसको मोहतात होना चाहिए। और सरबराह स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड कोई चीज है? सरबराह बनने की, यानी वो हुकूमती सतह पे बहुत से उहदों पे काम कर सकती है, लेकिन जो सरबराह बनना है किसी भी उसका वो पसंदीदा नहीं है। ये तो आपने एक बड़े ही क्रूशल पॉइंट की तरफ आप ले गई हैं हमें, जो कि खैर उसको प्रोफेशन कहें या ना कहें इस पर एक डिस्कशन हो सकती है, मगर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो हदीस मेरे जहन में आती है कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो कौमें तबाह हो गई जिनकी हुक्मरानी खवातीन के पास चले गई, कुछ इसी तरह का उसका मफहूम था। तो तारिक साहब कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन है जिससे मना किया हो हुक्मरानी के अलावा? नहीं, देखिए और कोई भी प्रोफेशन ऐसा सच नहीं है, सिर्फ वही जो रूल्स रेगुलेशंस है, एक बच्ची औरत जो है वो अपने शरी दायरा कार के अंदर रहकर अपने लिबास के या अपने हिजाब का जो शरीयत की तरफ से पाबंदियां, उनके साथ वो कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में उनके साथ जा सकती हैं, कोई ऐसा कोई नहीं है। वो जो प्राइमरी जो चीज़ है वो डिपेंड करता है कि उसकी अपनी सलाहियत के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज जो चीज़ें अनलॉफुल शरीयत ने डिक्लेयर की हैं वो मर्द के लिए भी उसी तरह से प्रोहिबिटेड है जैसे खवातीन के लिए है, लेकिन स्पेसिफिकली वो नहीं है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही थी, चूंकि फीमेल्स का नेचुरल जो है वो बच्चों की ग्रूमिंग और तरबियत के हवाले से ज़्यादा आइडियल होता है, इसलिए उनको घर की जिम्मेदारी भी ये दी। अगर तालीम के शोबे से वाबस्ता होंगी तो ऑफकोर्स जो छोटे बच्चों से लेकर ऊपर तक उनकी नफ्सियात को समझना, तरबियत करने में काफ़ी आसानी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। डॉक्टर तारिक इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर कमल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थी, और औरत के काम करने के हवाले से हमने आज बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की। बहुत सारे सवालों के जवाब हमें भी मिले, आपको भी मिले होंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। यह है बरकत रमज़ान। वेलकम बैक जी, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। वैसे तो अल्लाह ताला ने जिस भी इंसान को इस दुनिया में भेजा है वो ख़ास है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़ासल ख़ास होते हैं, और आज भी एक ऐसे ही ख़ासल ख़ास शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमर जलाल साहब, जो कि एक डिसेबल्ड पर्सन है, जिनको हम उर्फ़ आम में आजकल की जो इस्तिलाह है वो स्पेशल पर्सन कहते हैं, बोल नहीं सकते और भी बहुत सारे मसाइल हैं इनके साथ, लेकिन ये स्केचेस बनाते हैं और कमाल स्केचेस बनाते हैं। अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये टैलेंट दिया है कि ये किस खूबसूरती से तस्वीर बनाते हैं, ये हम देखेंगे इनकी बनाई हुई तस्वीर। अब इनसे हमने बात करनी है, लेकिन चूँकि ये बोल नहीं सकते तो इनके साथ इनके भाई मोहम्मद अहमद साहब भी मौजूद हैं, और वो हमारे यूँ कहिए कि मुतरजिम है, और हमारा राब्ता उमर जलाल साहब से कराएंगे। तो बात करते हैं दोनों से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अहमद साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और आपके भाई उमर साहब का भी बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा अगर हमें बता सकें कि ये उमर साहब जो है उनकी बीमारी क्या क्या है? वैसे ही सबसे पहले रमजान मुबारक मेरी तरफ से और उमर की तरफ से, बल्कि मेरी पूरी फैमिली की तरफ से एक न्यूज़ चैनल को रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो जी, बताइएगा।
अब जरा ये आर्टिस्ट उमर जरान है, ये सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है जी। अब ये क्या होती है, इसकी डिटेल भी बताएं थोड़ी सी तफसील। इसे उर्दू जुबान में दिमागी फॉलिज कहा जाता है। ये हमारी फैमिली में डिजीज चल रही है और मेरे 5 बहन भाई इस बीमारी में मुब्तला है। अच्छा, तो अब ये जो डिजीज है, उमर जो है, जो दूसरे हैं वो तो बेड रेस्ट हैं और उनमें उमर जो है वो आर्टिस्ट है। सही। अच्छा। उमर जो है मुख्तलिफ, उमर पिछले 25 साल से पेंटिंग्स बना रहे हैं और उमर की ख्वाहिश है कि मेरी इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन का अरेंजमेंट किया जाए। ये पेंटिंग्स बनाने की तरफ कैसे रागिब हुए? जी, उमर जब छोटा बचपन से ही उमर को ना पेंटिंग्स बनाने का शौक बहुत था। तो जैसे जैसे ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर ये स्पेशल बच्चों के स्कूल में इसने जाना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे एक टीचर थी, उन्होंने उमर को गाइड किया, तो माशाल्लाह फिर वहां से जाके उमर ने ये पेंटिंग्स बनाना। ठीक है अहमद भाई। अच्छा, चूंकि आपने अपने कैमरे पे ब्लर वाला ऑप्शन ऑन किया हुआ है तो मैं चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाएं तो आप दोनों वाजे हो जाएंगे, उमर भी और आप भी। तो पोजीशन जरा जो है वो बेहतर हमारे लोगों को, हमारे नाज़रीन को नजर आ जाएगा। और ये जो तस्वीर है वो अगर आप सामने रख लेंगे, उसके बाद आप हमें थोड़ी सी डिटेल्स बताएं कि अब ये जो टीचर थी जिन्होंने रागिब किया उमर को, तो उमर ने फिर किस उम्र से ये तस्वीर बनाना शुरू की थी? ये 2 से 3 साल का था तो वब से इसे ना पेंटिंग्स वगैरह बनाने का शौक था। ये कार्टून्स वगैरह बनाया करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्योंकि ये थोड़ा सा बेहतर था तो इसने हम लोगों ने, मेरे वालिदैन ने इसको स्कूल में डाल दिए। तो इसने 9th क्लास तक एजुकेशन हासिल की। तो जब इसने देखा कि यार मुझे इसमें महारत हासिल है, तो इसने घर वालों को कहा कि भाई मुझे अब जो है ना सिर्फ मैं पेंटिंग्स बनाऊंगा। तो उसके बाद इसने अब पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो इनको रंगों की मुकम्मल पहचान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये पेंटिंग्स जो हैं, जैसे हमने अपनी स्क्रीन पर भी दिखाया कि कुछ इन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाए हुए हैं, कुछ सीनरीज बनाई हुई हैं, हर तरह की पेंटिंग्स ये बना सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की पेंटिंग्स ये बना सकते हैं। इसका मतलब देखें ऑब्जर्वेशन इनकी कितनी अच्छी है। तो इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो अब तक कहाँ कहाँ पर नुमाइश हो चुकी है, या किस किस को इन्होंने गिफ्ट दिए हैं ये अपनी पेंटिंग्स बनाकर? सबसे पहले तो इन्होंने जो कोर कमांडर थे कमर जो हमारे जो जनरल आर्मी चीफ थे, जनरल कमरजवेद बाजवा साहब, उन्हें इन्होंने पोर्ट्रेट गिफ्ट किया था। फिर इन्होंने इमरान साहब का, हमारे वजीर आजम साहब इमरान खान साहब को पोर्ट्रेट गिफ्ट किया था। परवेज इलाही साहब को इन्होंने गिफ्ट किया था। कोर कमांडर लाहौर थे, उन्हें इन्होंने पोर्ट्रेट गिफ्ट किया था। तो अब फिर इन्होंने एक पोर्ट्रेट गिफ्ट किया था मोहम्मद बिन सलमान साहब को। अच्छा, उनकी तरफ से क्या पसीराई मिली? सलमान साहब ने फिर उमर को उम्रे के टिकट्स गिफ्ट किए थे। उमर की ख्वाहिश है कि मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब से मिलूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर ये उम्रे पर गए या जाने का इरादा कब का है? अल्हम्दुलिल्लाह, उमर के साथ हमारे 6 फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी उन्हें भी उम्रे की सादत हासिल हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक तस्वीर बनाने में उमर को कितना वक्त लगता है, और क्या किसी किस्म की गाइडेंस भी जरूरी होती है? इनको कोई हेल्प करता है या ये मुकम्मल तौर पर खुद ये तस्वीर बनाते हैं? अवैस भाई ये मुकम्मल तौर पे खुद बनाते हैं। पहले ये स्टार्टिंग में ये पेंटिंग 15 दिन में मुकम्मल कर लिया करते थे। अब जैसे जैसे इनके मसल्स जो है ना वो में खिंचाव आ रहा है, ये अब इन्हें टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद 1 माह लग जाता था पेंटिंग बनाते हुए, फिर 2 माह लगना स्टार्ट हो गया। अब तकरीबन 3 महीने लगते हैं एक तस्वीर मुकम्मल करने में। अच्छा, और ये खाना भी खुद नहीं खा सकते, ये वॉशरूम भी खुद नहीं जा सकते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक जोशो जज्बा है जिससे ये अभी तक ये तस्वीर मुकम्मल कर रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में डिसेबल्स बच्चों के लिए एक शेल्टर होम बनाऊं, ताकि कोई माँ ये ना कहे कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो अब इस डिसेबल्ड होम बनाने की जो इनकी जो ख्वाहिश है वो कहाँ तक पहुंची है? भाईजान अभी हम जब हमने तवाफ़े काबा किया, वहां पे हमने खाना काबा के गुलाम पे भी हम HBF फाउंडेशन लिख किया है। ये अल्लाह करे कि हम एक हेवन बर्ड्स फाउंडेशन बनाएं जहां पे ऐसे तमाम बच्चे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको हम वहां पे रख सकें। बिल्कुल। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। हम जिससे शख्सियत से भी मिलते हैं उन्हें ये बताते हैं कि भाई आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम डिसेबल्ड बच्चों के लिए एक शेल्टर होम बना सकें। सपोर्ट मिल रही है लोगों से? नहीं भाईजान, हमें अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिली। अच्छा, हमारी सबसे पहली कोशिश ये है कि उमर की इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन करवाई जाए। उसके लिए कितनी तस्वीर जमा हो चुकी हैं और उसके लिए क्या प्लान है, क्या रिक्वायरमेंट है? भाईजान इसके लिए रिक्वायरमेंट यही है कि गवर्नमेंट हमें कोई जगह वगैरह प्रोवाइड करे जहां पे हम जो है एक बिल्डिंग तामीर कर सके। बिल्डिंग नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ एग्जीबिशन की। नहीं भाईजान, अभी तक एग्जीबिशन का हमने
बहुत सी शख्सियात को कहा है, मगर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उमर को। कहाँ पर करना चाहते हैं ये एग्जीबिशन? हामी नहीं पड़ी। हम आपके चैनल से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने मॉर्निंग शो में लाइव उमर की एग्जीबिशन करवाएं। बिल्कुल हम करवाएंगे, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ये एग्जीबिशन तो हो जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पर भी होगा जो है वो इनकी एग्जीबिशन के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इनको टैलेंट दिया है माशाल्लाह, ये टैलेंट जो है वो इनकी तस्वीर में विजुअल्स भी साथ साथ चल रहे हैं। और ये तस्वीर जो है आप दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये अगर आप अपने सामने ले आएँ तस्वीर, बिल्कुल अपने आगे रख लें इसको, तो ये हमारे नाजरीन को बेहतर समझ में आ जाएगी। जी ये फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, एक ख़त्ताती और एक ज़बरदस्त पेंटिंग की फॉर्म में लिखा गया है। बस ज़बरदस्त जी, बहुत ही आला, क्या बात है। ये जिस तरीके से ये काम किया है, एक न्यूज़ चैनल को गिफ्ट कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी पूरी दुआ है कि वो कामयाबी हासिल करें और इनकी एग्जीबिशन भी हो, और हमारी तरफ से जो हो सकेगा वो हम इनकी मुआवनत करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उमर आपका बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो हमने बात की थी ना शुरू में कि हर शख्स ख़ास है, लेकिन कुछ लोग खासल ख़ास हैं, ऐसे ही खासल ख़ास लोगों में शामिल हैं उमर जलाल, जिनकी खूबसूरत तस्वीर आपने देखी और अल्लाह ताला ने जो टैलेंट दिया है इनको वो आपने देखा। अब हमारा काम है कि हम इस टैलेंट को दुनिया भर तक पहुँचाएँ। तो हमने पहला स्टेप ले लिया है, आगे इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक जी। बरकत रमज़ान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बरतानिया में मुसलमानों को इस्लामोफोबिया का सामना है। ये बात कही लंदन के मेयर सादिक खान साहब ने जब वो रमज़ान मुबारक के मौके पर ये जो बरकी कुमकुमे होते हैं और जो स्पेशल लाइट्स लगाई जाती हैं उनकी तकरीब से खिताब कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक वो इस्लामोफोबिया का नाम तक नहीं लेते। शदीद तनकीद की उन्होंने ऋषि सुनाक पर। अब ये इस्लामोफोबिया का मामला जो कि बरतानिया में बढ़ता जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ तहा कुरैशी साहब मौजूद हैं जो कि बरतानवी दानिश्वर हैं। उनसे जानते हैं कि ये इस्लामोफोबिया बरतानिया में कितना बढ़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब लंदन के मेयर की जानिब से ये जो बरतानिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वाकई इस्लामोफोबिया वहाँ पर बढ़ रहा है? देखिए जी, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये कोई इस्लामोफोबिया नया फिनोमिना नहीं है। ये मगरब में और बिलखुसूस यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में बाकायदा एक कंसर्टेड एफर्ट के साथ एक मुहिम चलाई जा रही है, इस्लाम को डिमोनाइज करें। और बल्कि सिर्फ इस्लाम को नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड को ही डिमोनाइज और उनकी तौहीन और उनको इस तरह एक्सप्लॉइट करें कि इनको दहशतगर्द और मगरब से मुनाफरत रखने वाली कौम के तौर पर जाहिर करते हैं, जिसमें सियासतदान और मीडिया मुलव्वस हैं। और वो फिर आम आवाम इसकी गहराई को नहीं समझते। वो समझते हैं कि वाकई मुसलमान दहशतगर्द हैं और वो मुसलमान बरतानिया पर या यूरोप पर या मगरब पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर खौफ लाहक हो जाता है कि ज़ाहिर है मुसलमान पहले अगर 10,000 थे तो फिर 10 लाख हो गए, फिर अब 20 लाख हो गए। अब यूरोप में एक मुल्क में जो है वो 60-60 लाख मुसलमान रहते हैं, तो या उससे भी ज़्यादा रहते होंगे। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में भी। तो लोगों में ये सियासतदानों की तरफ से और मीडिया की तरफ से एक कंसर्टेड एफर्ट, एक बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ मुनाफरत पैदा की जाए। और यही वजह है कि दुनिया में इस वक्त इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में अगर, हमारे यूनाइटेड किंगडम में अगर देखें आप, तो पिछले साल सिर्फ कम से कम 3,500 इस्लामोफोबिया के केसेस हुए हैं। तो ताहा साहब ये बताइए कि ये फोबिया के बढ़ने की कोई वजूहात सामने आती है हमारे? हाँ देखिए जी, मैंने जैसे अपने इस पहले इंट्रोडक्टरी सवाल में आपको बताया है
कि मगरबी मीडिया और मगरबी सियासतदान ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और उनके रवैयों से साफ जाहिर होता है कि वो एंटी इस्लाम गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये बात कोई छोटे लेवल की नहीं होती है, मीडिया की सीनियर मैनेजमेंट में और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स तक, प्रेसिडेंट्स तक ये लोग ऐसे बयानात दे जाते हैं जिससे लोगों में एंग्जाइटी पैदा होती है, लोगों में फियर, डर और खौफ पैदा होता है। शायद इस्लाम कोई बड़ा ही जालिम मज़हब है। आपके सामने है ना कि छोटा सा कोई वाक़या हो जाए, कोई मुसलमान अगर कर दे, अब ज़ाहिर है मुसलमान ब्रिटिश शहरी हैं या अमरीकी शहरी हैं तो उनको मुसलमान या ईसाई की शक्ल में नहीं लेना चाहिए, उनको ब्रिटिश या अमेरिकन शहरी की शक्ल में लेना चाहिए कि जी एक हमारे शहरी ने ये एक जुर्म किया है। लेकिन अगर कोई मुसलमान को चाकू से कोई वाक़या कर दे या एक छोटी सी गन लेकर कोई वाक़या कर दे, एक कत्ल कर दे या कोई लड़ाई हो जाए या कोई ऐसा कोई बयान दे दे, तो उसको बताया जाता है कि ये मुसलमान है, ये पाकिस्तान से है, ये फलां गांव से है, ये फलां मस्जिद जाता था, और वो उस पर पूरे 24 घंटे जो है वो इस्लाम मुखालिफ तहरीक चलती रहेगी। जबकि गैर मुस्लिम 10 बंदे भी मार देगा तो उसके मजहब का या उसके कंट्री का, ओरिजिन का उसका कोई जिक्र नहीं आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सियासतदानों और मीडिया की इंतहाई गैर जिम्मेदाराना मुहिम, उसकी वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। तो अब क्या ये कह सकते हैं कि अब जो रिसेंट वाक़यात फ़लस्तीन में हो रहे हैं, उन वाक़यात पर चूँकि मुसलमान मुजाहरे कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कुछ इजाफा हुआ है इस्लामोफोबिया में? देखिए जी, मुसलमान जो या यहूदी, मैं समझता हूँ ये इसराइल वाला जो मामला है इसकी थोड़ी सी वजाहत करूँ कि मुसलमान और यहूदी मिलकर ये सहूनी रियासत जो है, ये जो ज़ायनिज़्म वाली एक रियासत है, ये ज़ायनिस्ट स्टेट है इसराइल की, यहूदी भी इसके मुखालिफ हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये मुसलमान यहूदियों के खिलाफ कोई मुहिम चला के बैठे हैं। मुसलमान और यहूदी और ईसाई ये मिलकर तीनों जो इब्राहिमिक फेथ्स जो हैं, इब्राहिमी रिलीजन्स जो हैं, मज़ाहिब हैं, ये तीनों मुहिम चला रहे हैं कि इसराइल की रियासत और उसके जो जिम्मेदारान हैं वो जुल्म कर रहे हैं। मैं तो इसराइल 2 दफ़ा होकर भी आया हूँ, वहाँ ईसाई भी कसीर तादाद में है और मुसलमान भी। तो ईसाइयों के चर्च भी तबाह किए जाते हैं, ईसाइयों को भी जो है अपनी घरों से निकाल दिया गया है और मुसलमानों को भी अपने घरों से निकाल दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ यहूदी और मुसलमान का मामला ना बना दिया जाए, ये ईसाई और मुसलमानों का मामला है एक सहूनी रियासत के साथ। तो ये बरतानवी हुकूमत रही है इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए? देखिए जी, जहाँ तक तो हमारी ब्यूरोक्रेसी का वहाँ ताल्लुक़ है और कुछ बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं, कुछ बहुत अच्छे एकेडमिक्स भी हैं, कम्युनिटी लीडर्स भी हैं, वो यकीनी तौर पर इसका इजहार करते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ मुनाफरत हमारे मुआशरे में एक इंतहाई गंद घोल देगी और ये मुआशरे को तकसीम कर देगी, इससे पोलराइजेशन हो जाएगी। तो वो डीपोलराइजेशन के लिए लोगों में जो तकसीम दर तकसीम होती गई है उनको वापस एक जगह पर वन नेशन बनाने के लिए एक पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ सियासतदान, जैसे हमारे वो बोरिस जॉनसन थे, वो वज़ीर आज़म थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जी ये औरतें जो मुसलमानों की जो बुर्का पहनती हैं ये लेटर बॉक्स की तरह लगती हैं। तो ये इंतहाई तौहीन आमेज़ रवैया था मुसलमान औरतों के ख़िलाफ़। ये कुछ मुसलमान औरतों का लिबास है, तो जैसे अफ़गानिस्तान में है वहाँ भी कुछ पहनती हैं औरतें, पाकिस्तान में पहनती हैं, दूसरे अरब ममालिक में भी। तो ये एक वज़ीर आज़म को कतन ज़ेब नहीं देता था कि वो ऐसी बात करें। दूसरा यह है कि जब सादिक खान मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त उसके मुकाबले में जैक गोल्डस्मिथ जो कि एक यहूदी नस्ल ब्रिटिश शहरी हैं, तो वो इनके अपोनेंट थे, उस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने, ये क्योंकि लेबर पार्टी के थे, तो कंजर्वेटिव पार्टी ने बाकायदा इसके ऊपर, सादिक खान के ऊपर एक ये मुहिम के तहत ये कर दिया, यानी कि इल्ज़ाम लगा दिया कि जी ये दहशतगर्दों की हिमायत करता है और ये मुसलमान है। तो भाई अगर कोई यहूदी बन सकता है, ईसाई बन सकता है, तो मुसलमान भी ब्रिटिश शहरी हैं, वो क्यों नहीं बन सकता? अगर जो सादिक खान फिर जीत गए और जैक गोल्डस्मिथ को इतने वोट नहीं मिले थे, लेकिन बाकायदा एक पार्टी के तौर पर ये
ये मुहिम ज़रूर सादिक खान के ख़िलाफ़ चलाई गई थी कि ये मुसलमान है और ये यहूदी मुखालिफ है या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। अब सादिक खान तो एक MP थे और काफ़ी मारूफ MP हैं, मेरे इलाके के हैं, दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे। अब वो तो ज़ाहिर हर किस्म के लोगों को मिलते हैं, अब किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता कि वो किसी और तंजीम से है या इस्लामी तंजीम से है। लोग आते हैं इलाके के कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसकी होती है उनकी जो अपना जो इलाका होता है जिसके वो मेंबर होते हैं, तो उसको देखा जाए तो अगर हमारे MPs वो बड़े खुले मिजाज के होते हैं, वो लोगों से मिलते हैं। तो ये मेंबर पार्लियामेंट थे वहाँ पर, फिर ये मेयर बने हैं, तो इनको ये तो हर बंदे से मिलते हैं वहाँ पर। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इनके खिलाफ अगर ऐसी मुहिम चलाई गई उस दौर में, तो वो इंतहाई एक मुआनेदाना प्रोपेगेंडे के तौर पर चलाएगी और उसका कोई इफेक्ट इतना नहीं हुआ था। लेकिन ज़ाहिर है जो सादे लोग होते हैं वो फिर उस चक्कर में आ जाते हैं कि अच्छा ये मुसलमान है, अच्छा ये टेररिस्टों की हिमायत करता है, एक्सट्रीमिस्ट की हिमायत करता है, तो उससे फिर नुकसान बहुत होते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि मीडिया के हवाले से आपने बात की, मीडिया का जो किरदार है उसको भी थोड़ा सा आप इलैबोरेट कर सकें अगर प्लीज। जी, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी आंसर में कहा कि मीडिया, मैं समझता हूं कि इसमें 70% इस्लामोफोबिया में मुलव्वस है। मीडिया के लोग, उनको एक वो सनसनीखेज खबर देनी होती है और वो छोटी सी खबर को, जो किसी मुसलमान ने कोई चोरी की हो तो उसमें वो उसको बड़ा करके वो पेश कर देते हैं, बड़ा करके उसको पेश कर देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें मीडिया के अपने दोस्तों को चाहिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड रखें। इससे बहुत नुकसान होता है और कभी भी कौमें बन नहीं सकती अगर कौम में डिवीज़न हो, अगर कौम में तकसीम हो। एक कौम बनकर चलेंगे तो बरतानवी कौम कामयाब। बिल्कुल सही। और जो बरतानियान है उनकी ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हो रही है इस इस्लामोफोबिया से? देखिए जी, जब लोग इस्लामोफोब्स हो जाते हैं, इस्लामोफोबिक हो जाते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ वो मुतनफ़िर हो जाते हैं, तो जब वो किसी हाई पोजीशन पर जाएंगे तो लोग जब कोई मुसलमान नाम से अप्लाई करेंगे तो उनकी एप्लीकेशन को वो अपने उन बायस की वजह से वो रिजेक्ट कर देंगे। तो उससे जाहिर है कि लोगों के जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर इम्पैक्ट होगा। इसी तरह बिजनेसेस हैं, तो कोई मुसलमान बिजनेस कर रहा होगा तो उस पर भी इम्पैक्ट होगा कि जी ये मुसलमान हैं, ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। और फ्रीडम फाइट जो है उसको ये टेररिज्म कह देते हैं बरतानिया वाले। अभी देखें ना कि यूक्रेन में जंग हुई है तो वहाँ फ़ौरन रूस को कसूरवार कह दिया और कह दिया कि जी ये जनाब जंग बंदी होनी चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए, और फ़ौरन उनके लिए बॉर्डर खोल दिए और उनको असला पहुंचाना शुरू कर दिया और उनको पैसे देने शुरू कर दिए और उनके खिलाफ, रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जबकि इस्राएली जो फौजें हैं वो मार रही है फ़लस्तीनियों को, निहत्ते मुसलमानों को, निहत्ते ईसाइयों को, तो वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये अगर मीडिया और सियासतदान दोनों अगर मिलकर एक इशू के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहेंगे तो वो तो इशू सोशल मीडिया पर फैलता है। हर बंदे का अपना ट्विटर अकाउंट है, आपका फेसबुक अकाउंट है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन की या अपनी तंजीम की अपनी एक वेबसाइट है। तो सोशल मीडिया तो मैं समझता हूँ कि अब इन है ना जी, ट्रेंड ही अब यही है। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी बात भी अब सोशल मीडिया के ज़रिए वो पहुँचाते हैं ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया अदा करेंगे। ताहा कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बरतानवी दानिश्वर। बात हो रही थी इस्लामोफोबिया की कि किस तरीके से बरतानिया में इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है और मुसलमान वहाँ पर बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, उनके लिए वहाँ पर ज़िंदगी तंग होती जा रही है। और यही फिनोमेना हम सारी दुनिया में देख रहे हैं। अमेरिका में भी यही मामला देख रहे हैं हम, कनाडा में भी कुछ हद तक इस तरह के वाक़यात कभी कभी सामने आ जाते हैं, यूके में तो ख़ास तौर पर हम बात कर रहे थे। अब इस इस्लामोफोबिया से निपटने का तरीका क्या है, ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि तमाम मुसलमानों को खुद से पूछना चाहिए। मुसलमान दानिश्वरों को भी ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स को इस पर काम करना चाहिए कि कैसे हम दुनिया के सामने अपना असल इमेज, जो एक पॉजिटिव इमेज है, जो इस्लाम का सही इमेज है, वो पहुंचा सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक इस गौर व खौस के लिए सबसे अहम और सबसे बेहतरीन मौका है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए बरकत रमज़ान से मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ उवैस मंगलवाला। अल्लाह हाफ़िज़।